क्या आपको याद है स्नैपडील जो कि फ्लिपकार्ट के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी थी? क्योंकि उस समय इंडिया में स्नैपडील के अलावा फ्लिपकार्ट ही एकमात्र ई-कॉमर्स कंपनी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक समय जो कंपनी पूरे मार्केट का 25% शेयर लिए हुए थी, वो सिर्फ गिरकर 4% पर रह गई और 2017 में यह कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच गई। तो यहाँ यह सवाल उठता है कि कैसे $1 बिलियन की फंडिंग के बाद भी यह स्नैपडील फेल हो गया। सेलर्स ने इस प्लेटफॉर्म पर सामान बेचना क्यों बंद कर दिया और ये कंपनी अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, ये सब हम आज के वीडियो में जानेंगे। और आने वाले टाइम में क्या यह कंपनी अपना खोया हुआ मुकाम फिर से हासिल कर सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्नैपडील कंपनी के शुरुआत से समझते हैं। तो स्नैपडील कंपनी की शुरुआत कुणाल बहल और रोहित बंसल ने मिलकर 2010 में की थी। स्नैपडील ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही ज़्यादा सेलर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ा और लार्ज लार्ज कस्टमर बेस भी बनाया और बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट किया, जिस वजह से इन्हें बहुत ही बड़ी-बड़ी फंडिंग भी मिली। लेकिन धीरे-धीरे इस कंपनी के अच्छे दिन जाने लगे। इस कंपनी को सेलर्स छोड़कर जाने लगे, धीरे-धीरे कस्टमर की भी बहुत ज़्यादा शिकायतें आने लगी। इस कंपनी के एम्प्लॉय भी इसे छोड़कर जाने लगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम स्नैपडील के कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स के बारे में समझते हैं। उन्हें जो डिलीवरी डेट के लिए डेट दिया जाता था, उसे क्रॉस होने के बाद ही उन्हें कोई भी डिलीवरी मिलता था। इसके अलावा वो ऑर्डर कुछ और करते थे और उन्हें कुछ और ही सामान डिलीवर किया जाता था। तो कभी डिलीवरी लेट से हुई और कभी सामान का रिफंड का अमाउंट ही नहीं मिला। बेसिकली ये सब स्नैपडील के खराब मैनेजमेंट की वजह से हो रहा था, क्योंकि इनके पास पार्सल को चेक करने का कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं था, जिस वजह से सेलर्स, जो फेक सेलर्स थे, वो फ़ायदा उठा रहे थे और इस वजह से कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसी वो कारण ज़्यादातर कस्टमर इस स्नैपडील को छोड़कर फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर शिफ्ट हो रहे थे। अब बात करते हैं सेलर्स की। सेलर्स भी कस्टमर्स की तरह ही स्नैपडील से निराश हो चुके थे और वो भी धीरे-धीरे दूसरे प्लेटफॉर्म पर मूव हो रहे थे। शुरुआती दिनों में सेलर्स स्नैपडील से ज़्यादा जुड़ना चाहते थे, क्योंकि दूसरे ई-कॉमर्स कंपनी 21 दिन में पैसा देते थे, जबकि स्नैपडील 7 दिनों में ही सेलर्स को पैसे दे देते थे। लेकिन थोड़े समय बाद सेलर्स की परेशानियां बढ़ने लगी, क्योंकि स्नैपडील बार-बार बेकार की पॉलिसी लाता था और छोटी से छोटी एरर होने पर अपने ट्रस्टेबल सेलर्स का अकाउंट ही ब्लॉक कर देता था। सेलर्स अपने अकाउंट को अनब्लॉक कराने जाते थे, तब कंपनी के एम्प्लॉय को पता ही नहीं होता था कि इस पर डिसीजन कौन लेगा। और कंपनी ने एक बेकार सी पॉलिसी बनाई, जिसमें कि सारे सेलर्स को अपना वेयरहाउस बंद करके स्नैपडील के वेयरहाउस में अपना सामान शिफ्ट करना होगा, जिस वजह से बहुत से बड़े-बड़े सेलर्स ने ये शर्त मानने से मना कर दिया। तो स्नैपडील ने एक और पॉलिसी लाई, जिसमें कि सेलर्स अपने वेयरहाउस से केवल 5 ही प्रोडक्ट बेच सकते थे एक दिन का, जबकि सेलर्स के पास दिन का 1000 से ज़्यादा ऑर्डर आते थे। ऐसे में मजबूर होकर सभी सेलर्स को अपने प्रोडक्ट्स स्नैपडील के वेयरहाउस में भेजने पड़े। लेकिन स्नैपडील के पास उतने वेयरहाउस ही नहीं थे कि वो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट को रख सके। इसके बाद स्नैपडील ने अपने पॉलिसी में चेंज किया और सेलर्स से कहा कि वेयरहाउस में अपने प्रोडक्ट्स को रखने के लिए या तो रेंट पे करें या फिर अपने प्रोडक्ट्स को वापस ले जाएं। जिसके बाद जब सेलर्स अपने प्रोडक्ट को लेने वेयरहाउस गए, तो तब उन्हें वहाँ पता चला कि उनके बहुत सारे प्रोडक्ट चोरी हो चुके हैं। और जब सेलर्स ने इसकी शिकायत कंपनी के सीईओ से की, तो उनका इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वजह से इस मामले पर ना ही कोई कार्रवाई हुई और ना ही सेलर्स को मुआवजा मिला, जिस कारण से अधिकांश सेलर्स स्नैपडील को छोड़कर अमेज़न और फ्लिपकार्ट को जॉइन करने लगे। और स्नैपडील अमेज़न के मुकाबले सेलर्स से ज़्यादा चार्ज करता था। जैसे किसी सेलर्स को
स्नैपडील पर अगर 1000 के प्रोडक्ट बेचना है तो उसे ₹160 चार्ज के रूप में स्नैपडील को देना पड़ता था। वहीं अमेज़न पर इसके लिए सिर्फ़ ₹60 था और वहीं 10,000 के सामान का सेलिंग चार्ज अमेज़न पर ₹400 था और वहीं स्नैपडील पर ₹1200 था। यानी अमेज़न के मुकाबले स्नैपडील 3 गुना ज़्यादा फ़ी चार्ज करता था। तो ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी स्नैपडील को क्यों ही प्रेफ़र करेगा और स्नैपडील का कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ही ख़राब था। क्योंकि सेम क्यूरी पर अलग-अलग एग्ज़ीक्यूटिव के अलग-अलग रिस्पॉन्स होते थे और जो अकाउंट मैनेजर थे वे लोन और एडवर्टाइज़मेंट बेचने पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। स्नैपडील के फेल होने का एक कारण ये भी था कि कंपनी इनोवेटिव और नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में फेल हो गई थी। इनका ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने में फ़ोकस था, न कि बेटर यूज़र एक्सपीरियंस और लॉयल कस्टमर बेस बनाने में। और स्नैपडील के बर्बाद होने का सबसे बड़ा रोल उनके लीडरशिप का था, क्योंकि कंपनी के सारे डिसीजन खुद सीईओ लेते थे। इसमें किसी भी सीनियर मैनेजमेंट का कोई भी राय नहीं ली जाती थी। बार-बार बनाए गए खराब पॉलिसी के कारण कंपनी के एम्प्लॉय और सेलर्स दोनों बहुत ही परेशान हो चुके थे और जिसके बाद बड़ी मात्रा में कंपनी के एम्प्लॉय रिज़ाइन देकर दूसरे कंपनी जॉइन करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सॉफ्टबैंक के मैनेजर निकेश अरोरा ने कंपनी से रिजाइन दे दिया। सॉफ्टबैंक इनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, जिस वजह से इनकी फंडिंग रुक गई। हालात कुछ ऐसे हो गए कि 1 महीने में कंपनी अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को भी नहीं निकाल पा रही थी। फिर कंपनी के सीईओ ने सोचा कि स्नैपडील को 50% लॉस पर फ्लिपकार्ट या पेटीएम को बेच दें। लेकिन कंपनी के इन्वेस्टर्स ने इस पर बहुत ही हंगामा किया, जिस वजह से सीईओ को अपना फैसला बदलना पड़ा। आज स्नैपडील को ₹1 कमाने के लिए ₹2 लगाने पड़ रहे हैं। अब उनका कर्जा बढ़ के 4 गुना हो गया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्नैपडील फिर से अपनी मार्केट में वही मुकाम हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में।